नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दो बातों पर जरा चर्चा कर ली जाए। वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा की पहचान क्या है? या तो लैंड ग्रैबर की है जिस पर ईडी का शिकंजा कसा गया है, या फिर ये है कि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका वाड्रा के पति और राहुल गांधी के जीजा जीजाश्री हैं। ये पहचान ही है और इसके अलावा तो कोई दूसरी पहचान उनकी है नहीं। कुछ वर्षों में उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है, ये भी एक पहचान है। और ये तभी बनी है जब हरियाणा में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। वो तो ईडी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन टीवी चैनल जब भी कोई घटना होती है तो रॉबर्ट वाड्रा का भी इंटरव्यू और बाइट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। ये जो नरसंहार हुआ है पहलगाम में, जिसमें 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, बल्कि कहूंगा कि 27 हिंदुओं की हत्या की गई। उनमें एक नेपाल का नागरिक है, 26 हमारे 13 अलग अलग राज्यों के नागरिक हैं, और एक जो पहलगाम का ही है वो मुस्लिम है। वो उनके AK-47 की गोलीबारी की चपेट में आकर के मारा गया, जिसको अब ये इकोसिस्टम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मारे गए। एक तो ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ये मुसलमान मोदी जी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि ये सरकार और मोदी जी हिंदू हिंदू करते रहते हैं। दूसरा बयान उनमें से एक आतंकवादी का, जिसने एक व्यक्ति को मारा। महिला ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो अगर मेरे पति को मार दिया है। तो उसने कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम नरेंद्र मोदी को जाकर के बोलो, मोदी को जाकर के बोलो कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया और बाकी लोगों को मार दिया। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, और अकेले रॉबर्ट वाड्रा नहीं कह रहे हैं साहब, ऐसे विपक्ष में बैठे हुए कई नेता नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बेशर्मी के साथ सदन के भीतर खड़े होकर के कह देते हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग, के साहब मुसलमानों पर दमन चक्र चल रहा है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ सभाएं करते हैं, कहते हैं तुम्हारे मदरसे छीन जाएंगे, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कब्रिस्तान, तुम्हारे जो यतीम खाने हैं वो भी मोदी सरकार छीन लेगी। और यही विपक्ष था जिसने ये भी नैरेटिव बनाया था, CAA जब लागू किया गया था या पास किया गया था, कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। जगह जगह जो अत्याचार होते हैं, हिंदुओं पर बर्बरता होती है, उस समय भी ये लोग खामोश हो जाते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी के साथ जरा चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस देश ने मुसलमानों को सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अगर वो नाराज हैं, और नाराज भी कितने हैं, हत्याएं कर देते हैं। मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र मूर्तिकारों की हत्या कर दी गई, बांग्लादेश में देख लीजिए, अब पहलगाम में देख लीजिए। सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम जी के साथ। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है कि मुसलमान मोदी जी को एक मैसेज देना चाहते थे कि ये जो हिंदू हिंदू करते रहते हैं, इसलिए वो बहुत नाराज हैं, तो ये जस्टिफाइड हो जाता है कि अगर वो नाराज हैं तो 26-27 हिंदुओं की लाशें बिछा देंगे, नरसंहार कर देंगे, और ये लोग उस कृत्य की निंदा करने के बजाय उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि मुसलमान बहुत नाराज हैं। देखें, जब सच्चर आयोग की रिपोर्ट आई थी तो सच्चर आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को निकालकर नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था। और उस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि साहब, सच्चर आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों की खुशहाली के 3 पैमाने हैं: उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व
और तीसरा उनकी पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति उनकी आय। और तीनों ही पैमानों पर गुजरात का मुसलमान देश में सबसे ज्यादा संपन्न है। और सबसे बुरा हाल कहां था? सच्चर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल और केरल, ये दो जगह जहां कहा जाता है प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है, मुसलमान परस्त सरकारें, इस्लाम परस्त सरकारों में सच्चर आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों पैमानों पर मुसलमान सबसे बुरे हाल में था। और गुजरात में सबसे ज्यादा सफल था, सबसे ज्यादा खुशहाल था। उसके बाद भी जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ते हैं तो उनको गुजरात का हत्यारा कहकर उनको खारिज किया जाता है। और पूरे देश के मुसलमानों में एक अजीब किस्म का खौफ पैदा हो जाता है, गोया नरेंद्र मोदी आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। उसी में आपको याद है अकबर ओवैसी की वो स्पीच की 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसमें वो कहते हैं कि हम सुनते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा, हम देख लेंगे। उसी में आपने देखा कि इमरान मसूद का बयान आता है कि गुजरात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, मोदी यहाँ आएंगे तो बोटी बोटी काट डालेंगे। इतना मुसलमान खौफजदा हो गया। किसी मुसलमान ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि साहब सच्चर आयोग रिपोर्ट का एक डायलॉग पूरे हिंदुस्तान ने पकड़ लिया, सिर्फ एक लाइन कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, उसी को दिन रात गाते रहे। लेकिन सच्चर आयोग और क्या कह रहा है इस पे किसी ने गौर ही नहीं किया। मोदी कह कह के थक गए, कोई उनको सुनने वाला नहीं था। तो साहब ये तो पहले दिन से चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आप सबका विकास तो कर सकते हैं, सबका साथ तो दे सकते हैं, पर सबका विश्वास तो त्रेता युग में भगवान राम को नहीं मिला, आपको क्या ही मिलेगा। एक बार मेरी बात हो रही थी, हमारे एक मित्र हैं सैयद कासिम, वो भी एक पत्रकार हैं और वो काफ़ी आते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो मैंने वही आपकी बात कही, मैंने कहा साहब तो उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि मुल्ले टाइट नहीं मुल्ले मज़े में है, मुल्ले टाइट नहीं मुल्ले मज़े में है। उन्होंने कहा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कल तक लफंगाई कर रहे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ के राज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कैरियर बना रहे हैं, सबको अनाज मिल रहा है, सबको टॉयलेट मिले हैं, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो हमने कहा साहब फिर मुसलमान नाराज क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मुसलमान के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। और ये बात सच है। आपने आज तक इस देश में एक भी बार मुसलमानों को सड़क पर आकर बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए, गंदगी के लिए प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा। इस देश में अगर मुसलमानों ने देश के किसी भी कोने में कभी भी प्रदर्शन किया तो सिर्फ और सिर्फ मजहबी आधार पे किया, मस्जिद के लिए किया, मदरसे के लिए किया, शरीयत के लिए किया, सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए किया, वक्त के लिए किया। लेकिन आप देखिए आप इन्होंने क्या किया कि साहब स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरदार पटेल का इरादा था कि मुसलमानों को एक एक इलाके में घेर के रहने की इजाजत ना दी जाए, इससे वो समाज में अलग थलग पड़ जाएंगे। पर जवाहरलाल नेहरू की राय थी कि नहीं, मुस्लिम इलाके एक ही जगह पे हों, घनी बस्ती में होंगे तो वहां उसमें सुरक्षा की भावना आएगी। सुरक्षा की भावना आई या नहीं आई, पर अलगाववाद की भावना जरूर पनप गई। इन घेटो, इनके लिए एक अंग्रेजी में वर्ड है, घेटोज में ये रहने लगे। आप इनके मुस्लिम इलाके में जाएं, इतनी गंदगी, इतनी बीमारी, इतनी लाचारी, ना कोई सुविधा नहीं, पर इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जब प्रदर्शन किया, जब मांग की, जब आवाज उठाई तो किसी ना किसी मजहबी आधार पर उठाई। तो कुल मिलाकर सैयद कासिम मुझसे ये कह रहे थे कि साहब मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितनी सुविधाएं दे दें, उसको इमोशनल बातें ज्यादा अपील करती हैं। जब मुलायम सिंह यादव आकर कहते हैं कि मुसलमान को कट्टा रखने का हक है क्योंकि वो एक डरी हुई कौम है, तो मुसलमान को वो बात ज्यादा अपील करती है।
जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 16% मुसलमानों को हमने 34% सरकारी आवास दिए हैं प्रधानमंत्री योजना में, तो वो बात उनको अपील नहीं करती। तो ऐसे भी आप देखें, कुल मिलाकर ये जो मदरसा एजुकेशन है उसमें आपको जीने का ढंग बताते ही कहाँ है। वो तो आपको सिर्फ सिखाते हैं ये दुनिया एक छलावा है, जो जिंदगी है वह मौत के बाद है। तो दुनिया के लिए वो कुछ मांगते ही नहीं ना, वो तो अपने मजहब में लगे रहते हैं कि मौत के बाद हमको साहब जन्नत मिलेगी। ये एक मोटा एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा तथ्य है जिसके चलते मुस्लिम समुदाय की सोच कुछ ऐसी हो गई कि सब कुछ करने के बाद भी आप उनका विश्वास हासिल नहीं कर सकते। मुंह से आप मीठा बोलिए, भले आप कुछ मत करिए। आपको याद है कैसे नरसिम्हा राव सरकार के दौरान वो बातचीत हुई थी जिसमें कहा था कि साहब अगर वो अपनी गंदगी में पड़े हैं तो पड़े रहने तो हमसे क्या लेगा। नहीं, अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, एक तो जो ये रॉबर्ट वाड्रा ने बात कही, ये रॉबर्ट वाड्रा नहीं बोल रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा के जरिए, इनके जरिए गांधी परिवार बोल रहा था। गांधी परिवार ने अपनी बात रॉबर्ट वाड्रा से कहला दी, ये जानते हुए कि उनकी बात को गांधी परिवार की बात समझी जाएगी और खुद उन्हें ये बात कहने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कंधे झाड़ लिए। उन्हें जब सनातन को गाली दिलवानी होती है तो प्रियांक खड़गे और खड़गे से, ये मल्लिकार्जुन खड़गे से दिलाते हैं, वो खुद नहीं देते हैं। इसी तरह ये बात भी उन्होंने एक गैर राजनीतिक आदमी से दिलवाई जो उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। अब रही बात ये कि साहब कलमा नहीं पढ़ेंगे तो जीने का अधिकार है या नहीं है। अब ये एक मदरसा एजुकेशन है, एक मदरसा एजुकेशन है जिसको कि योगी आदित्यनाथ ने ट्राई किया, नरेंद्र मोदी ने ट्राई किया कि साहब हमारे मदरसों को मॉडर्नाइज कर देंगे, उसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाएंगे। और मजेदार बात देखेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। मुसलमानों के साथ कौन सा भेद किया है मोदी और योगी सरकार ने? अगर अपराधियों ने दंगा फैलाया है, हिंसा की है, आगजनी की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और वो केवल मुसलमान अपराधियों के खिलाफ नहीं हुई है, माफियाओं के खिलाफ नहीं हुई है, वो तो हर बिरादरी के माफियाओं के खिलाफ हुई है। तो ये एक परसेप्शन बनाना कि मुसलमानों पर ही अत्याचार कर रहे हैं योगी, और मोदी भी चुप हैं, और मोदी भी जो है वो पक्षपात, कौन सा पक्षपात किया है, कौन सा भेदभाव मुसलमानों के साथ हुआ है? बल्कि देखिए, जी जी, अपनी बात। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मरने की शुरुआत मुन्ना बजरंगी जो कि छत्री समाज से आते थे और विकास दुबे जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनसे शुरू हुई थी। अतीक अहमद का नंबर तो बहुत बाद में आया, लेकिन ठीक है, आपने उसको इस तरह फैला दिया कि बड़ा भेदभाव। और अच्छा, ऐसा है कि बहुत पहले से, बहुत बचपन से मैं एक कहावत सुन रहा हूँ, इफ यू आर नॉट प्रो मुस्लिम यू आर एंटी मुस्लिम। यदि आप मुसलमान परस्त नहीं हैं तो आप मुसलमान के खिलाफ हैं। यानी आप आउट ऑफ द वे जाकर बेईमानी करके उनके हक की बात करें तब तो आप सेकुलर हैं। लेकिन अगर आपने न्याय की बात की, आपने अगर बराबरी की बात कर ली कहीं खुदा ना खास्ता, तो फिर आप बेईमान हैं, आप संघी हैं, आप क्रिमिनल हैं। और ये जो कहा गया था एक आतंकवादी के द्वारा कि जाकर मोदी को बोलो, इसके पीछे की साइकी, मकसद। अब देखिए, अगर कायदे की बात देखी जाए, अगर मतलब कायदे की कश्मीर में ऐसा क्या गुनाह किया मोदी ने? वहां तो हजारों करोड़ रुपया भेज करके जिन हाथों में पत्थर था उनमें किताबें थमाई है, कंप्यूटर थमाए हैं, वहां विकास की एक तरीके से गंगा बहा दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज कश्मीर का बदला हुआ है, लोग सुकून, उनका कारोबार बढ़ गया है। अगर पर्यटक 1.5-2 करोड़ पहुंच रहे थे, उनका कारोबार बढ़ा, उनके घरों की आमदनी बढ़ी, उनकी खुशहाली बढ़ी। तो किस लिए ये मैसेज दिया गया कि जाकर के मोदी को बोल देना? मैं अभी इतनी देर से यही बात कह रहा हूँ ओंकार सर कि ये जो खुशहाली आप उन्हें दे रहे हैं ये मैटर ही नहीं करती, इसका कोई मायने ही नहीं। आप इस तरह देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला के पार्टी के सांसद इंटरव्यू देते हैं
आरफा खानम शेरवानी को इंटरव्यू देते हैं और दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि ये जो आप हमारे यहाँ खुशहाली ला रहे हो, इसको हम सांस्कृतिक इन्वेजन, कल्चरल इन्वेजन यानी सांस्कृतिक हमला समझते हैं, आप हमारी संस्कृति नष्ट कर रहे हो। कश्मीर साहब 40 साल में इस कदर रेडिकलाइज हो गया है कि सऊदी अरब मतलब सऊदी अरब के जो बादशाह हैं वो मक्का मदीना के कस्टोडियन है, मक्का मदीना के संरक्षक है, और मक्का मदीना से पूरा इस्लाम चलता है। और उनके जो प्रिंस हैं, जो अगले बादशाह होने वाले हैं, मोहम्मद बिन सलमान, जब वो सऊदी अरब में फिल्म थिएटर खोलते हैं तो साहब कश्मीर से, श्रीनगर से मौलवी उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं कि वो काफिर है। अब आप सोचें, वो जो ओरिजिनल मुसलमान सऊदी अरब का, उसको ये कल के कन्वर्टेड लोग काफिर का तमगा जारी कर, तो उस कदर वहां पे रेडिकल। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला का सांसद ये भी कहता है कि साहब किसी धोखे में मत रहिएगा, जो खुशहाली आप हमारे यहाँ लाए हैं, जो 90 के दशक, जो 89-90 में हुआ है, वो फिर होगा, यानी फिर कत्लेआम होगा हिंदुओं का, खुलेआम कहता है, और उसकी बात सही साबित हुई। ऐसे ही नहीं कि साहब अमित शाह गृह मंत्री ने वहां सिक्योरिटी रिव्यू, सुरक्षा की एक समीक्षा बैठक की, और उसमें कश्मीर के ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया गया। वो तो इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि तकनीकी रूप से वो पुलिस और प्रशासन और सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। तकनीकी रूप से उनके पास पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी हो ना हो, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों की जब बैठक होती है तो उसमें पुलिस मिलिट्री नहीं देखते ना, उसमें राजनीतिक चीजें भी देखते हैं कि पॉलिटिकल एंगल्स क्या है उसके, उसमें उनको बुलाया जाना था। लेकिन हकीकत ये है कि अमित शाह ने ये कह के जाहिर कर दिया कि उनका तो मुख्यमंत्री से भरोसा ही उठ गया। और मैं तो साहब आज से 7 महीने से लगातार ये बात कह रहा हूँ कि कश्मीर में चुनाव ही नहीं होना चाहिए। कश्मीर में चुनाव हुआ 2 कारणों से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तारीख तय कर दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पॉलिटिकल बैलेंसिंग करती है, उसने उनके यहाँ का एक याचिका पड़ी कि 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए, उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि नहीं 370 हटा, ठीक हटा। तो साथ में उन्होंने सोचा कि कश्मीर को भी एक लॉलीपॉप दे दिया जाए, तो उन्होंने सरकार पे दबाव बना दिया कि आप सितंबर तक चुनाव कराइए। मोदी सरकार कुछ दबाव में भी आ गई, और कुछ मुझे लगता है कि मोदी सरकार ये भी दिखाना चाहती थी कि उन्होंने कश्मीर मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। तो बाकी मैं मानता हूं कि अगर आप 10 साल 12 साल पंजाब को राष्ट्रपति शासन में रख सकते हैं, तो कश्मीर को तो 25 साल रखना चाहिए। और राज्य तो भूल ही जाएं, उसको तो हमेशा के लिए एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना के चलाना चाहिए। आखिर इतने ढेर सारे यूनियन टेरिटरी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, एक और चलना चाहिए था। और अब आप देखें, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कराया कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और उस प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उसी दिन अपनी सिफारिश के साथ केंद्र भेज दिया। अगर ये कत्लेआम नहीं हुआ होता तो हो सकता है कुछ दिनों में उनको पूर्ण राज्य भी मिल जाता। मेरा तो मानना है कि कश्मीर चुनाव के लिए अभी नहीं तैयार है और कभी नहीं तैयार है। उसको हमेशा आपको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर सीधे केंद्र से उसको आपको एक लंबे समय तक दबा के रखना होगा, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं सर। अनुपम जी, ये बताइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते क्या विपक्ष भी अब अल तकिया समझ गया है, और इसलिए इस घटना के बाद वो सरकार के साथ भले ही कुछ समय के लिए सही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या जनाक्रोश को देखते हुए? सरकार के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि जनाक्रोश इतना ज्यादा है कि आप सरकार के साथ समय नहीं खड़े होंगे। पहली बार कह रहे हैं कि जो मोदी जी करेंगे हम तैयार हैं, इसके अलावा इनके पास अभी कोई चारा नहीं। लेकिन उसके बाद भी मक्कारी से बाज तो नहीं आ रहे हैं। आज आपने राम गोपाल यादव का देखिए स्टेटमेंट में सुन के इतना हैरान था। राम गोपाल यादव कह रहे थे जो मरे वो हिंदू नहीं है, लेकिन जिन्होंने बचाया वो ही मुसलमान है। जिन्होंने मारा वो मुसलमान नहीं है, जो मरे हैं वो हिंदू नहीं है, पर जिन्होंने 2-4 लोगों ने मदद कर दी वो मुसलमान है। और फिर देखिए वो क्या कहते हैं, हिंदू तो हमेशा दूसरों को मारता रहा है, हिंदू हिंदुओं को मारता है, हिंदू बलात्कार करता रहा है। बताइए किस लेवल की बातें हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा की बात सुन लीजिए, इसी अंदाज में उनका भी बयान आया है। तो देखिए अफसोस ही किया जा सकता है साहब, क्या किया जाए। और ये कैसा प्रोफेसर है जो इस तरह की बातें कर रहा है?
ये प्रोफेसर पता नहीं, बताया जाता है ना। पता नहीं वो प्रोफेसर किसी प्राइवेट, अब चूंकि वहां पे मुलायम सिंह के फैमिली ने वहां बहुत ढेर सारे डिग्री कॉलेजेस खोल रखे हैं, तो अब वो कहाँ से कैसे क्या प्रोफेसर है इसका तो पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है, लेकिन होते भी तो आप इसको इस तरह समझे ना, हमारे यहाँ इस तरह की जो बकवास है वो सबसे ज्यादा तो यूनिवर्सिटी से ही निकल के आई है साहब, सबसे ज्यादा तो शिक्षा के केंद्रों से ही निकल के आई है। और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उतनी ज्यादा बकवास की निकल के आई है। जेएनयू को आपने देखा है। और इस घटना को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का कायाकल्प क्यों दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है सर? आवाज कट गई। कायाकल्प क्यों दिखाई दे रहा है? विचारों के स्तर पर उनको वो कुत्ते भी बता रहे हैं, हरामजादे भी बता रहे हैं, मारने नहीं, एक वालों को। सिर्फ एक आदमी ओवैसी, अब उसके भी आप दो तीन पहलू समझ लें। ओवैसी इज द ओनली पॉलिटिशियन इन द ऑपोजिशन, विपक्ष के इकलौते नेता हैं जो घूम घूम के कुत्ते हरामजादे कह रहे हैं। आज जुमे के दिन मैं तो देख के हंस रहा था, वो नमाजियों को काली पट्टी बांध रहे, उनके खुद ही उनके हाथ पे बांध रहे थे, बांट रहे थे किलो बांध, और पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी करवा रहे थे। देखिए आप चूंकि इतना खुलेआम हुआ है साहब, अब आप इसको दबा नहीं सकते, आप इसे क्रश नहीं कर सकते। तो अब उसमें ये सब ड्रामा चल रहा है। ओवैसी तो कोई पूछे भाई, तुम्हारा छोटा भाई भी तो यही कहता था 15 मिनट में, जिनको काटने की बात कहता था उनको, किसको काटने की बात कहता था? वो हिंदुओं की काटने की तो बात कह रहा था ना। ये सब ड्रामा है। लेकिन ओवैसी ये ड्रामा कर सकते हैं, क्योंकि ओवैसी ये ड्रामा करने के बाद भी चूंकि वो मुसलमान हैं, दाढ़ी वाले मुसलमान हैं, टोपी वाले मुसलमान हैं, शेरवानी वाले मुसलमान हैं, दिन रात कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, तो उनसे उनका मुसलमान वोट छिटकेगा नहीं, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, इंटैक्ट है। लेकिन ये जो हमारे बाकी सेकुलर पॉलिटिशियंस हैं, अब आप देखिए राहुल गांधी को देख लीजिए, त्रिपुरा पे उन्होंने ट्वीट किया था कि साहब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इस पे जुल्म हो रहा है, उस पे जुल्म हो रहा है, और वो हिंदू जो जुल्म कर रहे हैं मैं इनको हिंदू नहीं मानता। अरे भाई लिख दो कश्मीर में भी ना कि जो मुसलमान जुल्म कर रहा है मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। उनकी हिम्मत नहीं है। अखिलेश यादव को आप देखिए कैसे डिफेंड कर रहे हैं, राम गोपाल कैसे डिफेंड कर रहे हैं, लालू यादव की पार्टी देख लें आप, तो शत्रुघ्न सिन्हा को देख लें, तो अजीब सी बात है ना, अब इसको क्या कहा जाए। और राहुल गांधी का आपने जिक्र किया है, तो कार्यक्रम के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह की फटकार लगाई है राहुल गांधी को, उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। उन्होंने तो कह दिया ना इनको इतिहास की जानकारी है, ना स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी है, ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी है। और आगे इन्होंने अगर वीर सावरकर पर कुछ भी इस तरह की जबान खोली तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन फटकार तो लगाई है राहुल गांधी को। अब इस पे मेरा एक सवाल उठता है साहब कि राहुल गांधी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सम्मन जारी हुआ, हाई कोर्ट गए, वहां रिलीफ नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना फटकारा और ये तक कहा कि तुमने इतनी गलत बात कही है कि अगली बार तुमने कहा तो हम स्वतः संज्ञान लेके तुमको सजा देंगे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समन को स्टे कर दिया। तो भाई इस डांट का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इतना आपने उनको डांटा, फटकारा, उसके बाद उनको राहत दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही खुलकर बड़ी तफसील से, बड़े डिटेल में, बड़े विस्तार से बता दिया कि राहुल गांधी गलत नहीं, 100% गलत है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। या तो अगर आपको उनको राहत देनी थी, अगर आपको उनका सम्मान स्टे करना था, तो आपको कहना चाहिए नहीं राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उनको सम्मान दिया जाए। जब आप खुद ही बता रहे हो गलत कहा है, जब आप खुद ही फटकार रहे हो, तो फिर सम्मान क्यों स्टे किया? ये बात मेरी समझ में नहीं है। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है गांधी फैमिली को लेकर के? 2015 से जमानत पर बाहर हैं साहब, और ईडी पहुंची थी कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए कि इनको नोटिस इशू किया जाए कुछ कागजातों के लिए, कुछ पूछताछ के लिए। उसकी भी इजाजत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, और इस मामले में भी बड़ा मतलब एकदम छोड़ ही दिया राहुल गांधी को। और जो सूरत वाला वो मानहानि वाला केस था जिसमें इनकी संसद सदस्यता चली गई थी, बंगला चला गया था, उसमें भी मिलॉर्ड्स का जो है वो हृदय पिघल गया था राहुल गांधी को लेकर के, उस पर भी स्टे लगा दिया था। देखिए जो ईडी वाला मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है। उसमें क्या है कि ईडी ने चार्जशीट फाइल की है,
चार्जशीट फाइल करने का अगला कदम यही होता है कि इनको नोटिस इशू किया जाएगा। उसमें तमाम तरह के बहाने बनाकर कोर्ट ने इशू नहीं किया और ईडी कहती रही कि नोटिस इशू कर दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। बड़ी अजीब बात यह है कि जिस कोर्ट ने नोटिस इशू करने से मना किया, उसी कोर्ट ने पूर्व में वारंट जारी किया था जिसमें सोनिया और राहुल दोनों की गिरफ्तारी भी हुई थी और जमानत भी हुई थी, और इसमें इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली थी, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यह तक कहा था कि इस बात के सबूत है कि आपका आपराधिक इरादा था, एविडेंसेस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, आपके पास आपराधिक इरादे के सबूत तक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी थी। तो माय पॉइंट इज कि उसके बाद वही कोर्ट आज नोटिस नहीं जारी कर रही है, बल्कि ईडी ने यह कहा कि साहब नोटिस जारी करके उनका पक्ष भी तो पूछ लीजिए। वो तो आज तक सिर्फ एक ही बात कहते आ रहे हैं कि उनका राजनीतिक रूप से शोषण हो रहा है, एक बार उनका कानूनी पक्ष भी तो पूछ लीजिए। पर पता नहीं क्यों कोर्ट में जो भी जज साहब थे उन्होंने नहीं किया। अच्छा देखिए, ऐसा है 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार चूंकि बड़े बहुमत से आई है, और ये बहुमत 1984 के बाद मिला, 1984 के बाद आप समझे, मतलब 30 साल बाद बहुमत मिला। किसी को बहुमत मिला नहीं, तो ये हुआ बड़ी स्ट्रॉन्ग सरकार है। नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज है वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैन की थी। उसके बाद से हमारी जो न्यायपालिका है उसको लगने लगी दो बातें, कि एक तो साहब अल्पसंख्यकों की रक्षा करना अब हमारा दायित्व है, और दूसरे उनको ये भी लगने लगा कि इस देश में विपक्ष को बचाए रखना भी हमारा दायित्व है। आप सोचें कि जिस समय हमारे जो सीजीआई खन्ना साहब हैं, जब इन्होंने एक ऑर्डर किया था कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया जाए, ये तो ऑर्डर पहले कभी हुआ ही नहीं। जब हमारे इसके पहले सीजीआई साहब थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने मोहम्मद जुबैर को जब बेल दिया था तो उन्होंने कहा था कि जो मामले हैं उसमें भी बेल दे रहा हूं, और आगे जो तुम्हारे मामले होने वाले उस पर भी बेल। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के दिमाग में ये आ गया है कि साहब इस देश में विपक्ष को और अल्पसंख्यकों को रक्षा देना अब हमारा दायित्व हो गया है। सही या गलत, उनके दिमाग में जो इंप्रेशन है, इसके चलते इस तरह के आदेश लगातार आ रहे हैं। चंद्रचूड़ तो मुझे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक वकील पहुंच गए हैं राष्ट्रपति के पास, और सीबीआई इंक्वायरी शायद ऑर्डर हो रही है कि 30 शीतल वाड़ के साथ ऐसा क्या रिश्ता था कि एक ही दिन में दो बेंचे चंद्रचूड़ साहब ने बैठा करके उनको जमानत दे दी, और रात को 9 बजे भी कोर्ट जो है उनकी जमानत की बात सुन रही थी। तो चंद्रचूड़ ने तो बहुत सारे ऐसे धत्कर्म किए हैं, ऐसा लगता है उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। अब जजेस की कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आती नहीं हिंदुस्तान में। चलिए आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन आज वक्फ वाले मामले में भारत सरकार ने काउंटर फाइल किया है, अपना हलफनामा लगाया है, और वो हलफनामा बहुत कुछ कहता है। उसमें भारत सरकार ने बहुत खुलकर कहा है कि साहब जो एक्ट हम लोकसभा से पास करें, राज्यसभा से पास करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के उसको पारित करें, उसके बाद भी उस एक्ट को रोकने का आपको अधिकार नहीं। आज खुलकर उन्होंने अपने हलफनामे में कोर्ट से वो बात कही है जो हमारे उपराष्ट्रपति और जो निशिकांत दुबे इतने दिन से कह रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए और ओशियन नेटवर्क से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।